डियर स्टूडेंट्स, मेरा नाम है इंद्रजीत सिंह और हम मिल रहे हैं हमारे अपने चैनल साउथ सिटी पीसीएमबी पर। साउथ सिटी पीसीएमबी फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स और बायोलॉजी के ईयर लॉन्ग लेक्चर सीरीज क्लास 10th आईसीएसई और क्लास 12th आईएससी कोर्स के लिए, यानी जो क्लास 10th है ये एनसीईआरटी सिलेबस फॉलो नहीं करेगा। ये क्या फॉलो करेगा? ये आईसीएसई बोर्ड के सिलेबस को फॉलो करेगा। हम इन बच्चों को टारगेट कर रहे हैं। ये जो बोर्ड है ये बहुत ज़्यादा स्कूल्स इसके नहीं हैं, बहुत ज़्यादा स्टेट्स में ये फेमस नहीं है। इस वजह से इस स्कूल्स के बच्चे थोड़ा सा सफ़र करते हैं। क्यों? क्योंकि इन्हें अच्छा कंटेंट बाहर नहीं मिलता। सीबीएसई बहुत फेमस बोर्ड है और शायद पूरे इंडिया में हर जगह अवेलेबल है, तो उस कंटेंट को बच्चे आसानी से गेन करते हैं और बहुत सारे टीचर्स पढ़ा रहे हैं। हमारा प्लेटफॉर्म उन बच्चों के लिए जो आईसीएसई बोर्ड के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं। हम जो कर रहे हैं वो 4th चैप्टर है क्लास 10th में, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। एक लेक्चर में लगभग 40 मिनट हमने सिर्फ ये डिस्कस किया था कि एक्चुअली रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किन फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। और आज उस रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, स्नेल्स लॉ और रिफ्रैक्शन के कुछ एप्लीकेशंस हम आपको दिखाएंगे। कुछ एप्लीकेशंस मतलब कुछ फिनोमेनास हैं जो रिफ्रैक्शन की वजह से होते हैं, लाइट की बेंडिंग की वजह से होते हैं, और वो रिफ्रैक्शन या लाइट की बेंडिंग के जो फिनोमेनास हैं उनको एक्सप्लेन करेंगे स्नेल्स लॉ की मदद से, रे डायग्राम बनाकर, और उसे हम देखेंगे साथ में। चलिए, एजेंडा क्या है आज का? वही जो एप्लीकेशन मैंने आपको बोला वही दिखाना है, और वो दो एप्लीकेशन के तौर पर मैं आपको दिखाऊंगा। पहला जैसे हम लेटरल डिस्प्लेसमेंट के नाम से जानेंगे, लेटरल शिफ्ट के नाम से जानेंगे, और दूसरा सिंपल शिफ्ट के नाम से जानेंगे। तो ये दो एजेंडा आज हम लोगों को फुलफिल करने, अगर ये कर पाए आज के लेक्चर में, जो मोस्ट प्रोबेबली हम कंप्लीट कर लेंगे आज के लेक्चर में दोनों टॉपिक्स को इन डिटेल, तो मान लीजिएगा हमारा काम कंप्लीट हुआ। आपके बोर्ड एग्जामिनेशंस में इस लेक्चर से 100% सवाल आएगा। ये दो टॉपिक है ना, ये भगवान से वरदान लेके आए हैं कि आईएससी बोर्ड का पेपर बनेगा, आईसीएसई बोर्ड का पेपर बनेगा तो इन दो में से एक टॉपिक या दोनों टॉपिक पेपर में जरूर आएंगे। तो आज के लेक्चर से बोर्ड एग्जामिनेशन में श्योर शॉर्ट क्वेश्चन आएगा ही आएगा। तो आज का लेक्चर आपके इंपॉर्टेंट है। देखिए, आगे बढ़ते हैं। पहला जो फिनोमेना है बच्चों, वो फिनोमेना है ये, एक रेक्टेंगुलर टाइप का आपने ग्लास स्लैब लिया हुआ है। दिस इज द ग्लास स्लैब। जब बहुत फेमस नहीं होती थी लेजर लाइट्स, तो इसको पिन से हम लोग किया करते थे। प्रैक्टिकल करने के लिए फिजिक्स लैब्स में हम ऐसा लेजर लाइट इस्तेमाल नहीं करते हैं। हम इसकी जगह पर पिन से इस्तेमाल करके और पाथ को ट्रेस करते हैं। लेकिन क्योंकि लेजर लाइट अब इजीली अवेलेबल रहती है और हम ये लेजर लाइट मोनोक्रोमैटिक टाइप की है, जो एक यूनिडायरेक्शनल बीम है, कहीं फैलती नहीं है, तो सिंपल डायरेक्शन ऑफ जो लाइट है उससे ट्रेस करने की बजाय डायरेक्टली वो आंखों से दिख जाती है। तो ये एक ऐसा एक्सपेरिमेंट है जिससे साफ सुथरा बिना किसी एक्सपेरिमेंट किए पिक्चर आपको दिख जाती है। तो पिक्चर आपको दिखाई जा रही है। क्या है इस पिक्चर में? है ये कि लेजर लाइट डाली गई, रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब है। रेक्टेंगल का क्या अर्थ है? रेक्टेंगल का अर्थ किसी खास चीज से नहीं। ये गोला क्या है? कुछ नहीं, ये बेस है। जमीन पर रखे हुए दो स्पॉट्स हैं, दो चीजें हैं जिनके ऊपर एक ग्लास स्लैब रखी गई है, तो वो चमक रहे हैं, इसलिए वो गोले दिखाई दे रहे हैं। कोई स्पेशल बात नहीं। ये सरफेस यहाँ पर रिफ्रैक्शन हो रहा है इस जगह पर, ये सरफेस यहाँ पर रिफ्रैक्शन हो रहा है इस जगह पर। तो ये दोनों सरफेस अगर एक दूसरे के पैरेलल हैं तो इसे ग्लास स्लैब न बोलकर बोलेंगे बेटा रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब। रेक्टेंगल बोलना जरूरी है। सामने का जो फेस दिखाई दे रहा है रेक्टेंगल है, आमने सामने वाली साइड्स पैरेलल है। अब मैं आपको दिखा रहा हूं, ये आप अगर देख पाए कि जो इंसिडेंट रे को अगर मैं प्रोड्यूस कर दूं, आगे ले आऊं, तो जो ये इमर्जेंट रे आपको दिखाई दे रही है ये हमारी इंसिडेंट रे के पैरेलल हो जाती है। और ये क्यों होता है? आने वाली रे पहले तो टुवर्ड्स द नॉर्मल मुड़ती है और फिर ये अवे फ्रॉम द नॉर्मल मुड़ती है, और इतना बेंड होते हैं कि इंसिडेंट रे और इमर्जेंट रे आपस में पैरेलल हो जाते हैं। तो रे अपनी ही डायरेक्शन में जा रही है लेकिन पैरेलल शिफ्टिंग हो गई है, और पैरेलल शिफ्टिंग होने के बाद जितनी ये शिफ्टिंग आ जाती है इसे हम लोग लेटरल शिफ्ट या लेटरल डिस्प्लेसमेंट के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं बेटा? लेटरल शिफ्ट
या लेटरल डिस्प्लेसमेंट के नाम से। आसान है, सस्ता है, कोई प्रॉब्लम की बात नहीं। क्या करना है इसमें, इस फिनोमेना को आपको एक्सप्लेन करना है हमें स्नेल्स लॉ की मदद से, ठीक है। तो स्नेल्स लॉ की मदद से एक्सप्लेन करते हैं। अब इस स्नेल्स लॉ की मदद से एक्सप्लेन करने से पहले मैं कुछ बेसिक आइडिया आपको देना चाहता हूं। क्या, एक है जिसको कहते हैं प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी ऑफ लाइट। मैं 1 मिनट में उस पर कुछ बोलता हूं, देयर आफ्टर हम आगे बढ़ेंगे। ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स n1 है और ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बच्चा n2 है और हमारे पास एक रे आ रही है इस प्रकार से, ठीक। हमें नॉर्मल ड्रॉ करना चाहिए, वी हैव ड्रॉन नॉर्मल लाइक दिस, और उसके बाद इस रे को सीधा जाना चाहिए था। अब ये रे सीधा तो जाएगी नहीं, टुवर्ड्स नॉर्मल मुड़ जाएगी। ये रे ऐसे आ रही थी, ये रे ऐसे जा रही थी। कुछ बेसिक रिक्वायरमेंट्स हैं तो वो देख लेते हैं इसके लिए। ये एंगल आई है और ये एंगल आर। अगर हम यहाँ पर एक परपेंडिकुलर प्लेन मिरर रखते हैं तो प्लेन मिरर की प्रॉपर्टी 9th क्लास में पढ़ी है ना, कि अगर रे परपेंडिकुलर फॉल करती है तो रे रिट्रेस हो जाती है। रिट्रेस हुई मतलब आगे चली गई, और आगे चली गई का मतलब क्या हुआ, हुआ ये कि अब ये रे जो वापस जा रही है इंसिडेंट रे हो गई, और आर जो एंगल है ये इंसिडेंस का एंगल बन गया। ये आई जो है वो रिफ्रैक्शन का एंगल बन जाएगा। सेकंड मीडियम में भी पाथ रिट्रेस होगा। इसको बोलते हैं रिवर्सिबिलिटी ऑफ लाइट। यानी अगर n1 से n2 में रे जा रही है, आई इंसिडेंस था तो r रिफ्रैक्शन था। अब रे जो है वो n2 से कहां जा रही है, n1 वापस भेज रहे हैं, तो अगर r इंसिडेंस है तो i रिफ्रैक्शन बन जाएगा। ये कहलाता है रिवर्सिबिलिटी ऑफ लाइट। अच्छा, मतलब I पे आएगी तो R पे जाएगी, अगर R पे आएगी तो I पे जाएगी, इस तरह याद रखना। अच्छा, चलो ग्लास स्लैब बनाते हैं आपके लिए, बेसिक आइडिया ना। रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब का ऐसा क्या लोचा है कि उसे रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब बोल रहे हैं। रेक्टेंगल से तुम्हें मतलब नहीं है, तुम्हें मतलब है इस बात से कि जो दो साइड से रिफ्रैक्शन कराना है उसे पैरेलल होना चाहिए। ये रे हमने बना दी इंसिडेंट। अब इस इंसिडेंट रे को एक दूसरे के पैरेलल बनाइए। ये तो मैंने रे बढ़ाकर आपके सामने बना दी है ना, नॉर्मल बनाया गया। ये एयर है, ये ग्लास है, तो लॉजिकली रेयर से डेंसर जा रही, टुवर्ड्स नॉर्मल बेंड हो जाएगी। बेंड करिए, बेंड करने के बाद दोबारा रिफ्रैक्शन हो रहा है, ड्रॉप अनदर नॉर्मल, तो आपने इधर नॉर्मल बना दिया। अब इस रे को बेंड होना है और इस बार बेंड होगी बेटा अवे फ्रॉम द नॉर्मल, तो आप अवे फ्रॉम द नॉर्मल बेंडिंग कर दीजिए। एंड एज यू कैन सी कि ये जो इमर्जेंट रे है वो इंसिडेंट रे के पैरेलल हो गई। यही वाला फिनोमेना हमने देखा था। एंड वी आर जस्ट डीलिंग विद द रे डायग्राम्स ओनली। अब हमें किसी और चीज से मतलब नहीं है, रे डायग्राम्स हम यहाँ पर सीखने वाले हैं। तो सबसे पहले इनके नामकरण संस्कार जरूर कर लेने चाहिए। ये जो इंसिडेंट रे आ रही है, जो रे फॉल कर रही है, उसे हम नाम देंगे इंसिडेंट रे। अब ये जो रे रिफ्रैक्ट हुई है इसे नाम देंगे रिफ्रैक्टेड रे। अब यही रिफ्रैक्टेड रे सेकंड सरफेस पे इंसिडेंट हो जाती है और ये रिफ्रैक्टेड हो जाती है, लेकिन जो बाउंडेड मीडियम के बाहर निकलने वाली रे इसे रिफ्रैक्टेड ना बोलकर क्या नाम देने लग जाएंगे बेटा, इमर्जेंट रे। अच्छा, बहुत ही बढ़िया। अब इंसिडेंट रे और ये जो इमर्जेंट रे है ये कैसी हो गई बेटा, पैरेलल। वो पैरेलल हुई, और पैरेलल होने के बाद तुमने क्या कहा कि इनके बीच का जो परपेंडिकुलर सेपरेशन है tan tan ये d ही हमारे लिए क्या है बेटा, जिसे हम नाम दे रहे थे लेटरल डिस्प्लेसमेंट। लेटरल शिफ्ट भी लिखा मिल सकता है। तो अब ये चेक करना है कि लेटरल डिस्प्लेसमेंट कितना है और कैसा है। तो ध्यान रखना सबसे पहली बात तो ये कि डायग्राम बनाने के लिए तुम्हारे पेपर में आता है, इससे बहुत ज्यादा नहीं आता, तो डरना नहीं है सबसे पहली बात डायग्राम से ज्यादा। फिर भी मैं इसकी डेरिवेशन तुम्हें कराऊंगा, अगर आ जाए तो देख लेंगे। चलो देखो, सबसे पहली बात कि ये इंसिडेंस का एंगल है आई, और क्योंकि ये नॉर्मल है जिसे n1 नाम दे रहे हैं, इसे n2 नाम दे देते हैं। नॉर्मल से जो एंगल होगा रिफ्रैक्टेड रे का वो r1 कहलाएगा। r1 को मैं r ही लिख लेता हूँ। अब क्योंकि ये जो ऊपर वाली सरफेस है और जो नीचे वाली सरफेस है वापस में पैरेलल है,
और पैरेलल सरफेस पे ऊपर वाला नॉर्मल भी नॉर्मल यानी परपेंडिकुलर है और पहले वाला नॉर्मल भी नॉर्मल यानी परपेंडिकुलर है। ये दो आपस में पैरेलल और ये दो आपस में पैरेलल। तो ये जो रिफ्रैक्टेड रे है ये इन नॉर्मल्स पे ट्रांसवर्सल की तरह बिहेव कर रही है। तो ये जो सेकंड रिफ्रैक्शन का एंगल है ये भी r रहेगा अल्टरनेट एंगल की वजह से। अच्छा, और ये जो नॉर्मल के साथ इमर्जेंट रे का एंगल है ये एंगल ऑफ इमर्जेंस कहलाएगा। ये डायग्राम जो बेटा आपने देख लिया और इसमें लेबलिंग कर ली, इंसिडेंट रे कौन सी है, रिफ्रैक्टेड रे कौन सी है और इमर्जेंट रे कौन सी है, पैरेलल हो जाती हैं, लेटरल डिस्प्लेसमेंट क्या होता है और I क्या है, E क्या है, R क्या है, ये बनाना 3 नंबर का सवाल आपके पेपर में आता है। सिर्फ ये लेबलिंग करना, डायग्राम बनाना, इससे ज्यादा नहीं। हम एक स्टेप और आगे करेंगे, इसकी डेरिवेशन देखेंगे ये होता कितना है। सबसे पहली बात कि स्लैब की जो थिकनेस हम कंसीडर करें वो कितनी करें बेटा, T। ठीक, किताब हमें कहती है कि ये जो लेटरल डिस्प्लेसमेंट है D, ये 3 बातों पर डिपेंड करती है। सबसे पहली बात थिकनेस ऑफ स्लैब, दूसरी बात एंगल ऑफ इंसिडेंस, तीसरी बात रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। इन 3 बातों पर डिपेंड करती है। तो 3 बातों पे जो डिपेंडेंस है वो आखिर में पता कैसे चलेगा, हमें पता चलेगा D का फॉर्मूला किताब कहती है T sin I माइनस R अपॉन cos R होता है। ये किताब में नीचे नॉट इन सिलेबस करके दिया हुआ है। तो आखिर वो कैसे बताया जा रहा है कि ये फॉर्मूला है, वो आज का एजेंडा है कि हम आपको बताएंगे। चलो बेटा देखो, नाम रखते हैं इसका। एक और खास बात मैं बोल देता हूँ उसको सॉल्व करने से पहले कि I एंगल पर इंसिडेंस हो रही तो R पे जा रही है। तो अगर R पे इंसिडेंस होगी तो I पे ही निकलनी चाहिए, यानी कि ड्यू टू रिवर्सिबिलिटी, अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया था रिवर्सिबिलिटी I इक्वल टू E। रिवर्सिबिलिटी का लॉ लगाकर डायरेक्ट बोला जा सकता है कि I और E आपस में बराबर होंगे। अब मैं कुछ बातें बोल रहा हूँ, इसको A बोल दो, इसको B बोल दो और इसको C बोल दो। तो ये 90 डिग्री है। तो एक ट्रायंगल दिख रहा है, जवाब है हाँ। हम कहेंगे इन ट्रायंगल ABC अगर मैं cos R इस्तेमाल करूं तो cos R को बहुत ध्यान से देखना, R के साथ जो है वो बेस है और 90 के सामने जो है वो हाइपोटेन्यूज है। तो बेस का मतलब है ये जैसे तुम AB कह रहे हो और हाइपो का मतलब है ये जैसे तुम AC कह रहे हो। तो हाइपोटेन्यूज की जो वैल्यू है वो आ जाएगी बेटा AB अपॉन cos R। और अगर तुम AB को देखो तो ये तो पूरी पूरी थिकनेस ऑफ द स्लैब के बराबर है, इसलिए AC की वैल्यू बन गई थिकनेस ऑफ द स्लैब अपॉन cos R। इसको आप बचा कर रखिए। अब आप देखिएगा कि क्या प्रॉब्लम है कि अगर आपको ये D फाइंड करना है तो आप एक काम करें बेटा, यहाँ पर परपेंडिकुलर डालें। यहाँ पर क्यों, वो हमारे ट्रायंगल का हिस्सा हो जाएगा और परपेंडिकुलर डिस्टेंस तो कभी भी चेंज नहीं होगी इस तरह से। अच्छा, तो इस पॉइंट को क्या नाम दें, इस पॉइंट को D नाम दें। देखो ये एंगल I है, ये पूरा का पूरा एंगल भी I होगा। मुझे इस पूरे एंगल से मतलब नहीं, मुझे तो इस नन्हे से एंगल से मतलब है। तो अगर मैं इसे देखूं तो ये तो I माइनस R होगा। भाई पूरा एंगल I था, उसमें से निकल गया R, तो बचा कितना I माइनस R। अब मैं देखो कौन सा ट्रायंगल ले रहा हूं, ध्यान से देखना। इन ट्रायंगल ACD ट्रायंगल, ACD ट्रायंगल में लिखो साइन ऑफ I माइनस R। देखो I माइनस R, अब साइन थीटा लिया है तो थीटा के सामने परपेंडिकुलर, और ये परपेंडिकुलर ही तुम्हारा लेटरल डिस्प्लेसमेंट है, पर 90 डिग्री ये है, 90 के सामने हाइपोटेन्यूज जो कि AC है। तो आप इसको लिख सकते हो परपेंडिकुलर यानी D और हाइपोटेन्यूज यानी कि AC। तो D का फॉर्मूला क्या बना, AC इंटू साइन I माइनस R। AC का फॉर्मूला तो ऊपर लिख चुके हो और वो कितना है T अपॉन cos R, और यहाँ कितना है साइन I माइनस R, और ये है तुम्हारा लेटरल डिस्प्लेसमेंट का फॉर्मूला। छोटी सी डेरिवेशन है और छुपाया जाता है बच्चों से, इससे कैसे किया जाता है इस बात को मुझे नहीं लगता इसे छुपाना चाहिए। सस्ती सी डेरिवेशन है, 2 मिनट में हो गई। और अब इसके D के फैक्टर्स आपको दिखाई दे रहे होंगे कि थिकनेस ऑफ द स्लैब वो सामने रखी हुई, एंगल ऑफ इंसिडेंस वो सामने रखा है। सर यहाँ पे तो रिफ्रैक्शन का एंगल पिक्चर में आ रहा है और आप रिफ्रैक्शन का एंगल ना लिखकर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लिख रहे हैं फैक्टर में। तो एक छोटी सी बात है
कि अगर हम एंगल ऑफ इंसिडेंस बदलेंगे तो लॉजिकली रिफ्रैक्शन का एंगल बदलेगा, और अगर इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बदलेंगे तो भी रिफ्रैक्शन का एंगल बदलेगा। यानी हमारा एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन खुद भी दो फैक्टर्स पे डिपेंड कर रहा है, एक आई पे और एक रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पे, जो इसमें लिखा ही नहीं है कहीं। तो हम लोग फैक्टर्स में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मेंशन करते हैं, आर मेंशन नहीं करते, वो इंडिपेंडेंट फैक्टर नहीं है। आई इंडिपेंडेंट फैक्टर है, थिकनेस ऑफ द स्लैब इंडिपेंडेंट फैक्टर है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इंडिपेंडेंट फैक्टर है। ये है पूरी कहानी किसकी, ये पूरा एक्सप्लेनेशन और जस्टिफिकेशन किसका, इस स्टोरी का जो अभी आपने फोटो देखी। देयर आफ्टर एक चीज आती है, ये फोटो भी है, देख लीजिए इसे, बड़ी खास फोटो है। वही चीज है कि लाइट आ रही है, रे मुड़ जाती है और फिर से मुड़ जाती है। आप देखें कि अपने पाथ के पहले से पैरेलल हो गई, पर पैरेलली शिफ्ट हो गई। ये भी लेटरल डिस्प्लेसमेंट का एक केस है। अब दूसरी चीज देखें, आप ग्लास के अंदर कॉइन डालिए, पानी भरिए, और जब आप उसे देखेंगे तो आप देख रहे हैं कि कॉइन बहुत नीचे है, लेकिन जब ऊपर से देखते हैं पानी के ऊपर तो कॉइन की जो पोजीशन वो काफी ऊपर नजर आती है, ऊपर शिफ्ट नजर आता है, ऊपर की तरफ उठा हुआ नजर आता है। अच्छा, इसका मतलब ये डेली एक्सपीरियंस है यार सबका कि एक बाल्टी लो, उसमें पानी भरो, उसमें कॉइन डालो। खाली बाल्टी में कॉइन जितना नीचे दिखेगा, पानी भरने के बाद कॉइन उसके ऊपर नजर आएगा, जबकि वो है उतना ही नीचे, लेकिन आपको अपीयर होगा थोड़ा ऊपर। ये शिफ्ट क्यों होता है, राइज क्यों होता है, इस बात को एक्सप्लेन करेंगे। तो अगला जो हमारा आर्टिकल है वो है बेटा एपरेंट डेप्थ एंड शिफ्ट। एपरेंट डेप्थ एंड शिफ्ट, ये तो एपरेंट डेप्थ और शिफ्ट क्या होती है वो देखो बेटा। सबसे पहले तो हम मान लेते हैं कि हमारे पास कुछ इस तरह से वाटर है, कोई दूसरा लिक्विड है, कोई ग्लास स्लैब है, या कोई मटेरियल है जिसका कोई रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है जो एयर से अलग है। ठीक, उस मटेरियल के नीचे अगर कोई लिक्विड है तो उस लिक्विड के अंदर कोई ना कोई ऑब्जेक्ट रखा है। ये मेरा सरफेस है, और बेटा पूरी डेरिवेशन में जो भी दूरियां हम नापेंगे वो इस सरफेस से नापेंगे, ये इंपॉर्टेंट है। अच्छा, ये क्या रखा है बेटा, ऑब्जेक्ट रखा है। इस सरफेस से अगर मैं बेटा इस ऑब्जेक्ट की ये लंबाई नापने लग जाऊं, लंबाई की बेसिकली दूरी नापने लग जाऊं, तो इसे डी बोलेंगे, और डी को हम लोग बोलेंगे बेटा रियल डेप्थ। क्या बोलेंगे, रियल डेप्थ। रियल डेप्थ का मतलब असलियत में इसको मेजर किया जा सकता है। अब ऊपर से देखने पर दिखेगा कैसा, वो समझना। दिखेगा ऐसा कि यार इससे परपेंडिकुलर रे गिराओ सरफेस के, तो इसमें तो कोई डेविएशन आएगा नहीं, ये रे तो सीधी चली जाएगी, ये रे भी सीधी चली गई। अगला देखो, ये ऐसे जाएगा। ठीक, अब यहां पर आप एक छोटा सा नॉर्मल ड्रॉ कर लीजिए। अब रे डेंसर से रेयर एयर में जा रही है, इस वजह से आप इस तरह से अवे फ्रॉम द नॉर्मल रे को मोड़ दीजिए। अब इस तरह अवे फ्रॉम द नॉर्मल रे मोड़ने के बाद बैक प्रोड्यूस करने पर ही आपको नजर आएगी। तो बैक प्रोड्यूस करने पे आपको नजर आया कि यहाँ पर कट किया रेस, जहां कट करती हुई अपीयर हुई वहां बेटा हमारे लिए इमेज बन गई, और जहां इमेज बनी वहीं तो हमें चीजें दिखाई दी, और वहीं चीजें दिखाई दी, इसका मतलब हमें चीजें यहाँ दिखाई दी जहां हम दिखा रहे हैं। तो जहां हमें इमेज दिख रही है, यानी हमें जहां ऑब्जेक्ट अपीयर हो रहा है, उतनी डिस्टेंस को हम बोलते हैं डी प्राइम, और डी प्राइम को बोलते हैं बेटा एपरेंट डेप्थ। क्या बोलते हैं, एपरेंट डेप्थ। ये है रियल डेप्थ और एपरेंट डेप्थ का केस। सिंपल, आई होप बहुत सिंपल। अब यहां से अगर मैं आपको ये कहने लग जाऊं कि ये जो दूरी आपको दिखाई दे रही है ये दूरी s है, तो मैं इस s को ही कहने लग जाऊंगा कि ये शिफ्ट है। तुम कहोगे कि s को शिफ्ट क्यों कह रहे हो, अबे ऑब्जेक्ट नीचे और दिखाई तुम्हें ऊपर दे रहा है, तो जितना ऊपर राइज कर गया वही तो तुम्हारी शिफ्ट है।
इतना ज्यादा ऊपर तो दिखाई नहीं देता, डायग्राम बनाने के लिए इतना बड़ा बनाया है, इतनी शेप थोड़ी होती है, लेकिन बड़ा करके दिखाया गया आपको। ठीक, ये अब बहुत ध्यान से इसे बहुत ध्यान से देखना है। चलो देखो, ये एंगल ऑफ इंसिडेंस है आई और ये एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन है आर। ऑल्टरनेट लगाओगे तो ऑल्टरनेट एंगल के हिसाब से ये भी आएगा, करस्पॉन्डिंग एंगल लगाओगे तो ये एंगल भी आर आएगा। आपके लिए एक पॉइंट है बेटा ए, ये एक पॉइंट है बी, ये आई, ये ओ। अच्छा, यहाँ का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स n और यहाँ का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1, क्योंकि तुमने इसे एयर कंसीडर किया। अब ये जा रही है n से एयर में, तो लॉजिकली ये जो चीज है ये मेरे लिए n2 बन गई और ये जो चीज है ये मेरे लिए n1 बन गई। समझ आती है बात? जहां से आ रही है वो n1 है, जहां जा रही है वो n2 है। इसी तरह का केस हम लोगों ने कर रखा है। अब देखना ध्यान से, इन ट्रायंगल AOB, AOB ट्रायंगल देखना, AOB में मेरे पास एंगल I है तो मैं tan I इस्तेमाल कर रहा हूँ। ध्यान देना, AOB में मेरे पास एंगल I है तो मैं tan I इस्तेमाल कर रहा हूँ। tan I का मतलब होगा परपेंडिकुलर, और I के लिए सामने है परपेंडिकुलर AB डिवाइडेड बाय I के लिए बेस है AO, तो मैं यहाँ पर AO लिख रहा हूँ। तो हमारे लिए tan I का जो फॉर्मूला बन रहा है वो है AB अपॉन, अगर तुम पूरे AO को देखोगे तो वो D के बराबर है, जिसे रियल डेप्थ बोला जा रहा है। अब मैं ट्रायंगल चेंज करके लिख रहा हूँ AIB। AIB में मैं tan R ले रहा हूँ। ये AIB ट्रायंगल का है, AIB ये ट्रायंगल दिख रहा है, इसमें एंगल R है। R के लिए जो परपेंडिकुलर है बेटा वो फिर से AB है, और जो बेस है बेटा वो AI है। अगर आप बहुत ही ध्यान से देखो तो आपको नजर आएगा कि AI जो है वो तो D प्राइम एपरेंट डेप्थ है, तो एपरेंट डेप्थ लिख दिया आपने। अब आप मुझे बताओ कि एक रे सीधी जा रही है और एक रे इतना हो चुकी है, तो क्या सचमुच में आपकी आंखें इतनी जायगेंटिक टाइप की? जवाब है नहीं, इतनी बड़ी तो हमारी आंखें नहीं है। और यार अगर तुम्हारी आंखें इतनी गेंडी भी होती तो भी ये दोनों रेज आपकी आंखों में एंटर नहीं करती, और जो रेज आंखों में एंटर ही नहीं कर रही उनसे बनने वाली इमेज तुम्हें दिखेगी कैसे? तो इमेज तो दिखने से रही, तो फिर ये देखोगे कैसे इसे? एक्चुअली क्या किया गया है, आपको समझाने के लिए, पढ़ाने के लिए और रे डायग्राम के एनालिसिस के लिए हम लोगों ने क्या कर लिया है, रे डायग्राम में एंगल्स बहुत बड़े कर लिए हैं, इस बी पॉइंट को बहुत दूर कर दिया है। तुम्हारी आंखें एक्चुअली इतनी बड़ी हैं, इवन जो मैं बना रहा हूँ इससे छोटी ही है, इससे बहुत छोटी है, और जो छोटा सा हिस्सा है रे एक्चुअली इसके अंदर जाती है। इतने छोटे हिस्से में रे जा रही और तुमने दो रेस को इतना डाइवर्स कर दिया, तो तुम्हारी आंखों में जा ही नहीं सकती। तो क्या होगा? होगा कुछ नहीं, जो रियल रेस हैं जो तुम्हारी आंखों में एंटर कर रही हैं वो एक्चुअली तब एंटर कर रही हैं जब ये बी पॉइंट और ये ए पॉइंट बिल्कुल नजदीक है, बिल्कुल आसपास। ये मैंने तो फिर भी दूर बनाया है, ये बिल्कुल नजदीक है, बिल्कुल नजदीक, एकदम पास। एकदम पास का मतलब ये जो रे ऐसे जा रही है, ये रे ऐसे आनी चाहिए, बिल्कुल पास में कर, ऐसे होनी चाहिए, ऐसे, ये इस तरह से। ठीक, ऑरेंज वाली और पिंक वाली रे बिल्कुल, ये तो सर पैरेलल हो गई, पैरेलल नहीं है, अप्रॉक्सीमेटली पैरेलल है, थोड़ी सी डाइवर्जन है, बहुत पास है, तभी तुम्हारी आंखों में एंटर करेंगी। और अगर ऐसा होगा तो सोचो जो आई इतना बड़ा बन रहा है, इन दोनों के बीच में तो छोटा सा एंगल बनेगा, तो आर भी तो छोटा सा बनेगा। हाँ, यानी आई और आर बहुत छोटे बनेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर एक बहुत बढ़िया कॉन्सेप्ट लिखना है, क्या कि अगर आपको इमेज देखनी है तो ये रेस इतनी डाइवर्जिंग नहीं हो सकती, तुम्हारी आंखों में एंटर नहीं करेंगी। तो एंटर करने के लिए क्या करोगे? कहोगे कि रेस आपस में बहुत पास हैं, तो हम कहेंगे टू क्लियरली see the image rays must be very close to each other, एक दूसरे के बहुत पास हमारी रेज होनी चाहिए। और क्योंकि हमारे बहुत पास में रेज दिखाई दे रही हैं, इस वजह से हम कहेंगे एंगल I एंड एंगल R आर वेरी स्मॉल, I एंड R आर वेरी स्मॉल, I और R बहुत छोटे हैं। और जब एंगल बहुत छोटे होते हैं तो बेटा एक बहुत बढ़िया सी चीज है, इसको बोलते हैं स्मॉल एंगल अप्रोक्सीमेशन।
स्मॉल एंगल अप्रोक्सीमेशन। अभी बेटा स्मॉल एंगल अप्रोक्सीमेशन क्या होता है वो बताते हैं, बहुत ध्यान से सुनना, और ये पूरी ऑप्टिक्स में काम करेगा। रे डायग्राम में से ही बनाएंगे बड़े बड़े गंडे गंडे, लेकिन एक्चुअली एंगल्स बहुत छोटे होंगे रियलिटी में, उनको हम बड़ा करके दिखाते हैं कि छोटे एंगल्स में फिर डायग्राम समझ नहीं आएगा। व्हेन थीटा या कोई भी एंगल आई आर अल्फा बीटा गामा व्हाटएवर इज वेरी स्मॉल, जब भी एंगल बहुत छोटे हों तो tan थीटा और sin थीटा आपस में एक्सचेंज किए जा सकते हैं, इनकी वैल्यूज लगभग बराबर आ जाती है। जब थीटा बहुत छोटा हो तो tan थीटा और sin थीटा अप्रोक्सीमेटली बराबर आ जाते हैं। अच्छा ऐसा है? हाँ ऐसा है। तो इसका अर्थ ये है कि अगर मैं इस tan i को देखूं तो ये तो मेरे लिए बन गया बेटा sin i ए बी अपॉन डी, और मैं अगर tan r को देखूं तो ये चीज मेरे लिए बन गई बेटा sin r, और ये बन गया बेटा ए बी अपॉन डी प्राइम। और जब तुम्हें ये दिखाई देता है तो तुम जानबूझकर दोनों तरफ डिवीजन मार सकते हो। अच्छा तो तुम कहोगे कि सर ए बी से बी कैंसिल, ए बी से बी कैंसिल, तो हमारे लिए क्या बना बेटा sin i डिवाइडेड बाय sin r, ये चीज बन गई बेटा d प्राइम अपॉन d। दुनिया कहती है sin i बाय sin r तो हमारे लिए स्नेल्स लॉ है, और स्नेल्स लॉ का अर्थ होता है sin i बाय sin r इक्वल टू n2 बाय n1। n2 वो जहां रे जा रही है, n1 वो जहां से रे आ रही है। n2 का मतलब जहां रे जा रही है, कहां रे जा रही है एयर में, उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना है 1। n1 वो जहां से रे आ रही है, कहां से रे आ रही है लिक्विड से, उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स n, ये बन गया। तो जो हमारी एपरेंट डेप्थ है उसका फॉर्मूला बन गया d अपॉन n। तो एपरेंट डेप्थ जो है वो रियल डेप्थ अपॉन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बन गया। क्या बात है। अब यहीं से बेटा शिफ्ट को देख लो, शिफ्ट कुछ और थोड़ी है, शिफ्ट तो d में से d प्राइम हटाने पर आ रही है, तो डायग्राम में रेफर करो, तो ये बेसिकली d माइनस d प्राइम ही तो है, तो d को d रखा और d प्राइम की जगह d बाय n कर दिया। तो यहाँ से तुमको समझ में आया कि जो शिफ्ट है d कॉमन लेने के बाद 1 माइनस 1 अपॉन n बच रही। अरे वाह सर, हमारे स्कूल में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को म्यू लिखाया गया, तो म्यू की जगह x लिख लो, सिंबल से क्या फर्क पड़ता है, और क्लास 12 में तो n ही लिखना है, इसलिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को बिल्कुल भी परेशान ना हो उसके सिंबल पर, है ना, सिंबल हमारे हाथों में, वी कैन एक्सचेंज। ये आपके पास एपरेंट डेप्थ का फॉर्मूला और ये आपके पास शिफ्ट का फॉर्मूला, एंड दिस इज व्हाट वी कॉल एज शिफ्ट एंड एपरेंट डेप्थ। अच्छा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जितना बढ़ाते जाओगे शिफ्ट उतना बढ़ता जाएगा, समझना इस बात। मैं जो कह रहा हूं कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को बढ़ाने पर शिफ्ट की वैल्यू बढ़ती जाएगी। अच्छा, यानी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जितना ज्यादा होगा लिक्विड का, राइज उतना ज्यादा आपको समझ आएगा। ये बहुत खूबसूरत चीज है, बहुत बढ़िया बात है। और ये एक छोटा सा रे डायग्राम है और उसकी प्रॉपर डेरिवेशन है जो मैंने बताई है आपको। ये जो चीज मैंने यहाँ लिखा दी बहुत आसानी से, ये बहुत आसान जो आपको लगी, ये आसान नहीं है, बड़े काम की चीज है। और यकीन मानिए पूरे के पूरे ऑप्टिक्स में जितने रे डायग्राम्स हैं, जहां जहां हमें इमेज दिखने की बात आएगी, ये चीज तो काम करनी तय है, काम करेगी ही करेगी। जो भी दो रेज आपकी आंखों में घुस रही हैं वो बहुत क्लोज होनी चाहिए, एंगल्स मस्ट बी वेरी स्मॉल। ऐसे रेज को पैरेक्सियल रेज बोला जाता है। कौन सी रेज बोलते हैं बेटा? पैरेक्सियल रेज। कौन सी रेज? पैरेक्सियल रेज बोलते हैं। क्या बात है, पैरेक्सियल रेज बोलते हैं। हाँ, पैरेक्सियल रेज बोलते हैं। तो हमारी जितनी भी इमेज देखने का केस है वो सारा इस तरह की पैरेक्सियल रेज से ही है, क्योंकि जो भी मार्जिनल दूर जाने वाली रेज है वो हमारे मुंह से बाहर निकल गई, आंखों में कैसे एंटर करेंगे? तो आंखों में एंटर करने के लिए जरूरी है कि रेज का बहुत पास होना, इसलिए एंगल्स का बहुत छोटा होना। तो मैंने कहा था कि हमारे पास दो एजेंडा हैं और दोनों हमें फुलफिल करने हैं, और पूरी उम्मीद है कि आज के लेक्चर में टारगेट हम पूरा कर लेंगे। और हमने लगभग अपना टारगेट पूरा कंप्लीट कर लिया। हम लोगों ने शिफ्ट भी कर ली और लेटरल डिस्प्लेसमेंट भी कर लिया। अब अगले टर्न पे हम लोग कुछ और छोटी छोटी बातें करेंगे और प्रिज्म से इंट्रोडक्शन करेंगे।
और उसके बाद हम लोग डिस्पर्जन पे आएंगे। तो पहले प्रिज्म करेंगे फिर डिस्पर्जन पे आएंगे बेटा। आज के लेक्चर को यहाँ पे खत्म करते हैं। मेरा नाम इंद्रजीत सिंह है। फॉलो करते रहिए बेटा। 10th ICSE में जितना कोर्स आपको साउथ सिटी पीसीएमबी पे पढ़ाया जाएगा, आप पाएंगे कि बोर्ड एग्जामिनेशंस में एग्जैक्ट क्वेश्चन आए हैं। ठीक है ना? तो साउथ सिटी पीसीएमबी को क्या करना है? लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और हमें फॉलो करते रहिए अपने बोर्ड एग्जामिनेशंस में अच्छा परफॉर्म करने के लिए। मिलेंगे अगले लेक्चर में प्रिज्म के साथ। टिल देन